आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। इससे पहले अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे। दावा किया जा रहा था कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं और इसके लिए बातचीत भी अंतिम दौर में है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी अपने काम की और अरविंद केजरीवाल जी के नाम की बदौलत चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। किसी प्रकार के गठबंधन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन हुआ था। गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन को कोई फायदा नहीं हुआ और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन यहाँ का सियासी माहौल अभी से गर्माता दिख रहा है। वोटर्स को लुभाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए 5 वादे किए, तो आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी ऑटो वालों से 7 वादे कर डाले, जिसके लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने राजधानी के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालकों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने ऑटो चालकों से बात कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली के ऑटो वालों से अरविंद केजरीवाल का छलावा अब और नहीं चलेगा। कि सरकार जब अरविंद केजरीवाल की है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है, तो वो घोषणाएं आज ही लागू क्यों नहीं करते? इंतजार किस बात का कर रहे हैं? लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ धोखा देना है, वादे पूरे नहीं करने। साथ ही बीजेपी ने भी ऑटो चालकों के लिए 7 बड़े वादे किए, जिसके मुताबिक लाइसेंसधारी ऑटो चालक के बच्चों की मुफ्त स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए वजीफे का वादा। ऑटो वालों के लिए विशेष योजना के तहत जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। ऑटो वालों को पीएम आवास योजना का लाभ देने का वादा। कॉलोनियों बाजारों में ऑटो वालों के लिए स्टैंड बनाएंगे। ऑटो वालों के रोजगार को और सुरक्षित बनाया जाएगा। ऑटो रिक्शा लेने वालों को 2 वर्ष तक बिजली रिचार्ज सहयोग राशि दी जाएगी। ऑटो फिटनेस सेंटरों में कमेटी बनेगी। जबकि केजरीवाल की किए गए ऐलान के मुताबिक 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, ऑटो वालों की बेटी की शादी में 1 लाख की मदद, वर्दी के लिए साल में 2 बार 2,500 रुपए की मदद, बच्चों को तैयारी के लिए कोचिंग का खर्चा मिलेगा। पूछो ऐप को फिर से चालू किया जाएगा। इन वादों से साफ है कि दिल्ली में सरकार किसी की भी बने, ऑटो वालों के दोनों हाथों में लड्डू हैं। दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट से वोट कटवाने का आरोप लगा दिया है। इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा और अपने दावे के समर्थन में आयोग को सबूत सौंपे। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने इस बात का खुलासा किया था और बताया था कि किस तरह से बीजेपी वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश कर रही है। केजरीवाल के दावे के मुताबिक 11,000 से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश के बाद राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस अब एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस की टीम कालिंदी कुंज इलाके के स्लम एरिया में पहुंची और वहां रह रहे लोगों की छानबीन की। इस दौरान पुलिस वालों ने सभी लोगों के आधार कार्ड और बाकी दस्तावेजों की जांच की। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है और ये जानने की कोशिश करती है कब से यहाँ पर रह रहे हैं और दिल्ली अगर आए हैं तो कैसे आए। बीजेपी ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में इन रोहिंग्याओं को बसाया गया ताकि उनका वोट उन्हें मिल सके। रोहिंग्या जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार में बसाए गए हैं, अगर उसकी जांच हो रही है तो आपत्ति क्या है? जबकि दिल्ली में बसे रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। इस तरह से अमित शाह जी इनको लेकर आए और हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद ट्वीट करके बताया था कि वो इनको बसा रहे हैं, यहाँ पर उनको सुविधाएं दे रहे हैं। रोहिंग्या के मुद्दे पर जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आए, तो वहीं उपराज्यपाल के आदेश के बाद पुलिस भी एक्शन में दिखी और स्लम एरिया में जाकर छानबीन की।
उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं की शामत आ चुकी है। योगी के बुलडोजर एक्शन से सरकारी जमीन को माफियाओं के कब्जे से छुड़ाया जा रहा है, जिसकी कीमत अरबों में है। कब्जा मुक्त सरकारी जमीन की कीमत इन नंबर से अगर आप समझ सकते हैं तो समझिए, यह आंकड़ा 45 अरब को पार कर चुका है और वाराणसी नगर निगम लैंड बैंक का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चाहे शराब माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो या फिर भूमाफिया, योगी की फोर्स चुन चुनकर सबका इलाज कर रही है और बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य हो चुका है। प्रदेश के सभी बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हो गया है। सीएम योगी ने कहा था, अगर उत्तर प्रदेश में माफिया सर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। माफियाओं के खिलाफ योगी के इसी सर्जिकल स्ट्राइक से यूपी अब मालामाल हो चुका है। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ योगी के इसी एक्शन से 45 अरब 480 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा वापस लिया गया। वाराणसी में पिछले 3 महीनों के आंकड़ों पर गौर करें तो निगम अपनी 458 बीघा यानी 9160 बिस्वा सरकारी भूमि पर कब्जा लेने में सफल रहा है। 50 लाख रुपए प्रति बिस्वा के हिसाब से संपत्तियों की कीमत को 45 अरब 480 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। निगम की टीम ने पैमाइश कराते हुए अवैध कब्जे वाली जमीनों को कटीले तारों से घेर दिया। इसके साथ ही योगी का बुलडोजर अब दनादन अवैध कब्जे वाली जमीनों को खाली करा रहा है, जिसका रिजल्ट भी सबके सामने है। माना जा रहा है कि जल्द ही कब्जे वाली जमीनों की कीमत का आंकड़ा और बढ़ेगा और प्रदेश के हर जिले से वो तस्वीर आएगी जहां भूमाफियाओं का सरकारी जमीन पर कब्जा रहा है। 16 दिसंबर से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ये अनुपूरक बजट महाकुंभ पर केंद्रित होगा और इस बजट का आकार 12 से 15 हजार करोड़ रुपए के बीच होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक अनुपूरक बजट का बड़ा हिस्सा महाकुंभ के लिए होगा, जिसमें परिवहन, नगर विकास सहित अन्य विभागों को महाकुंभ को लेकर बजट आवंटित किया जाएगा। शीतकालीन सत्र को लेकर जारी कार्यक्रम के मुताबिक पहले दिन 16 दिसंबर को औपचारिक काम के साथ अध्यादेश, अधिसूचनाओं और नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा और विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, जिसके बाद उसे पारित किया जाएगा। 19 और 20 दिसंबर को विधायी कार्य होंगे। इस अनुपूरक बजट में महाकुंभ के लिए अलग अलग विभागों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा औद्योगिक विकास और सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों के लिए भी धन आवंटित किया जा सकता है। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने मस्जिद मंदिर के बहाने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने की चेतावनी दी और कहा कि अगर गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो मस्जिद में मंदिर खोजने वालों के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान मैनपुरी में दिया। अगर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो लोग मंदिरों में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। इतिहास इस बात का गवाह है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, ये सब पहले बौद्ध तीर्थस्थल थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर विवाद तो होना ही था। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उन पर जोरदार पलटवार किया। जब बीजेपी में 5 साल थे तब बौद्ध मंदिर नहीं खोजे, तब जय श्री राम बोलते रहे। जब हम पूछते थे तो बैठ के मुस्कुराते रहे। आवाज जब सत्ता से बेदखल हुए हैं तब बोल रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी उन्होंने कई बार सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया है, जिस पर जमकर विवाद हुआ। इंडिया गठबंधन में ऊंट किस करवट बैठेगा फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि ममता बनर्जी खुद को राहुल गांधी की जगह गठबंधन का लीडर मान चुकी हैं, क्योंकि नेतृत्व की इस लड़ाई में जहां कांग्रेस कतार में अकेले खड़ी है, वहीं ममता बनर्जी को तमाम विपक्षी दलों का समर्थन मिलने लगा है। लालू यादव कांग्रेस का हाथ छोड़कर ममता के साथ हैं। शरद पवार पहले ही ममता बनर्जी को समर्थन दे चुके हैं। उद्धव ठाकरे भी ममता के साथ हैं। अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी के समर्थन में नजर आ रहे हैं, तो जगन मोहन रेड्डी भी राहुल गांधी से अपना हाथ छुड़ा चुके हैं। अब इन नेताओं के समर्थन और फैसलों का ममता बनर्जी ने स्वागत किया और अपने ताजा बयान से कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी। मैं सबको पास आभारी हूँ कि हर नेता ने मेरे को जो रेस्पेक्ट दिया है, मैं सबको लिए मैं आभारी हूँ। मैं सबको सुस्वास्थ्य कामना करती हूँ और ये लोग अच्छा रहे, इसको पार्टी अच्छा रहे, इंडिया अच्छा रहे, ये हम चाहती हूँ।
दरअसल कांग्रेस के हाथ से नेतृत्व वापस लेने के पीछे तमाम क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी मंशा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन राज्यों में चुनाव होने हैं। इसके बाद ही लोकसभा चुनाव 2029 आएगा। ऐसे में ये सभी दल नहीं चाहते कि कांग्रेस मजबूत हो और विधानसभा चुनावों में मनमानी करे, जैसा कि हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिला। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं संसद में मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों में मतभेद देखने को मिला। विपक्ष अदानी और संभल के मुद्दे पर संसद की कार्रवाई के दौरान लगातार हंगामा कर रहा है। इस बीच सरोज से कथित संबंधों के मुद्दे पर एनडीए ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन में इन मुद्दों पर मतभेद उभर कर सामने आया, जिसके बाद अदानी और सरोज के मुद्दे पर कांग्रेस अलग थलग पड़ती दिखाई दी। न हम सरोज के मुद्दे के साथ है, न हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठता दिखाएंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी कार्रवाई नहीं चलने देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस और बीजेपी के लिए हाउस बंद होता है। कभी कांग्रेस का इच्छा होगा हाउस चलाने आधा घंटा 1 घंटा तो चलेगा, उसका बाद बंद। कब बीजेपी का इच्छा होगा जो चलेगा, उसका बाद नहीं चलेगा तो बंद। मुद्दों पर मतभेद को लेकर बीजेपी ने इंडिया ब्लॉक पर तंज कसा। जब कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के अंदर पूरी तरह विश्वास खो चुकी, बहुत साफ दिख गया कि इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस पे अविश्वास स्पष्ट रूप से दिख गया। शायद उसे कवर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से इंडी गठबंधन के दलों में होड़ लगी हुई है, कौन किसको अपने मुद्दे पे लाने में प्रयास करे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष अदानी के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहा है और अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट भी कर रहा है। आज भी संसद परिसर में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने विरोध का एक अलग ही तरीका अपनाया। विपक्ष के सांसद संसद के गेट पर हाथ में गुलाब का फूल और तिरंगा लेकर खड़े हो गए और विरोध के रूप में सत्ता पक्ष के सांसदों को गिफ्ट करने की मुहिम शुरू की। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी राहुल गांधी ने तिरंगा और गुलाब भेंट करने की कोशिश की। राजनाथ सिंह ने तिरंगे का सम्मान करते हुए तिरंगा लिया और कार्रवाई में शामिल होने के लिए संसद के अंदर चले गए। जा रहे हैं और राजनाथ जी को तमाम सारे राहुल गांधी पहुंचे, लेकिन राजनाथ जी को तिरंगा और गुलाब देने का ये एक नया तरीका है। गुलाब दिया जा रहा है, तिरंगा भेंट किया जा रहा है। विपक्ष सदन में अदानी के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग पर अड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी से जवाब चाहता है। इस बीच राहुल गांधी और लोकसभा स्पीकर की मुलाकात हुई, जिसमें विपक्ष ने सदन को चलाने पर सहमति जताई। 13 तारीख को डिबेट हो, अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं विपक्ष के इस प्रदर्शन को एनडीए के नेता बचकानी हरकत बता रहे हैं। यहाँ जो कर रहे हैं वो नौटंकी नहीं दिखाई दे रही है, बचकाना हरकत नहीं। कभी लीडर ऑफ द अपोजिशन को, राजीव गांधी भी तो लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे, सोनिया जी भी रही। इस तरह से कोई वीडियो बनाता हुआ आपको नजर आता है? इससे पहले विपक्षी सांसदों ने पीएम मोदी और अदानी का मास्क लेकर विरोध जताया था, जिसमें राहुल गांधी रिपोर्टर की भूमिका में नजर आए थे। दरअसल रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों में अदानी समूह के प्रमुख गौतम अदानी और कंपनी के अन्य अधिकारियों पर अमेरिकी अभियोजकों के आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल जेपीसी आरोपों की जाँच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। लालू यादव की विवादित टिप्पणी पर बिहार में अब संग्राम छिड़ चुका है। लालू यादव के बयान को जेडीयू महिलाओं का अपमान बता रही है और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि नीतीश विरोध में लालू यादव शब्दों की मर्यादा भूल गए, जिसे जेडीयू अब महिलाओं से जोड़ चुकी है और चुनावी मौसम में इसे मुद्दा बना रही है। दरअसल लालू यादव नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा के विरोध में टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिस पर बवाल मच गया। अच्छा जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। अरे पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख सेक। लालू यादव की इसी आंखें सेकने वाले बयान पर बीजेपी और जेडीयू हमलावर हैं और अब माफी की मांग की जा रही है। ये जो लालू जी बोल रहे हैं ये बहुत ही गलत है। हमको तो लगता है कि बुढ़ापा में सठिया गए हैं। ये महिला जाति का अपमान है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं लालू जी। फिलहाल इस विवादित बयान पर लालू यादव या फिर उनकी पार्टी की तरफ से सफाई नहीं आई है। ऐसे में जेडीयू अब सड़कों पर उतर चुकी है और आगामी चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले की एक गाड़ी के साथ आज हादसा हो गया। जयपुर में एनआरआई सर्कल के पास गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई और ये हादसा कार को बचाने के चक्कर में हुआ। एक्सीडेंट होते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। मुख्यमंत्री ने अपना काफिला रुकवाया, मौके की नजाकत को समझा और एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नीचे उतरकर घायल को वाहन में बिठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे और दोनों घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल मुख्यमंत्री समारोह में भाग लेने जा रहे थे। काफिले में शामिल गाड़ी सड़क पर बने डिवाइडर से टकरा गई और इस दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए। एक बेहद दिलचस्प तस्वीर मध्य प्रदेश से हमें मिली है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वेब सीरीज पंचायत की पूरी स्टार कास्ट से मुलाकात की और बिल्कुल देसी अंदाज में चर्चा करते नजर आए मोहन यादव। इस दौरान वेब सीरीज के प्रधान जी यानी रघुवीर यादव भी मौजूद रहे, जिनके साथ मोहन यादव ने खासी चर्चा की और फिर सीएम मोहन यादव को लौकी गिफ्ट की। दरअसल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पंचायत वेब सीरीज की पूरी शूटिंग हुई है, जिसे मुख्यमंत्री ने खूब सराहा और पंचायत की इस तस्वीर को साझा करते हुए कहा, हमारी सरकार कलाकारों को फिल्म निर्माण में सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश फिल्म निर्माण के लिए निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसे में पंचायत के सभी कलाकारों और पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं। पंचायत OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे हिट वेब सीरीज में से एक है। प्रहलाद झा, प्रधान जी, सचिव जी से लेकर बनराकस तक ने अपने बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया। अब फैंस को चौथे सीजन का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद है कि चौथा सीजन 2026 तक रिलीज किया जा सकता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के मौके पर 18,000 स्कूली बच्चों ने एक साथ गीता के श्लोकों का उच्चारण किया। साथ ही दुनिया भर से 1.5 करोड़ लोग इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान आज गीता जयंती का भव्य उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर थीम पार्क में 18,000 स्कूली बच्चों ने एक साथ गीता के श्लोकों का उच्चारण किया, जो एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। सुबह 11 बजे थीम पार्क में बच्चों ने गीता के पहले, मध्य और अंतिम श्लोक का सामूहिक पाठ किया। इसी समय देश और दुनिया के कोने कोने में भी गीता के श्लोक गूंजे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश भर से करीब 1.5 करोड़ लोग इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े। इस वैश्विक गीता पाठ के आयोजन ने न केवल गीता जयंती के उत्सव को खास बना दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के इतिहास में एक नया अध्याय भी जोड़ दिया। इस अनोखी पहल का उद्देश्य भगवत गीता के आध्यात्मिक और नैतिक संदेशों को जन जन तक पहुंचाना और इसे वैश्विक स्तर पर प्रचारित करना है। कार्यक्रम में बच्चों की भागीदारी ने इसे खास बना दिया, जहां उन्होंने उत्साहपूर्वक गीता के संदेशों को आत्मसात कर सामूहिक पाठ के जरिए इसे पेश किया। इस आयोजन के जरिए गीता के मूल्यों और शिक्षाओं को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की अहम कोशिश की गई। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह अपनी देसी अंदाज के लिए चर्चा में रहते हैं। ऐसे में अनंत सिंह का एक और वीडियो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इसमें मोकामा के पूर्व विधायक घुड़सवारी की प्रैक्टिस करने प्लेग्राउंड पहुंच गए। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। अनंत सिंह अपने लौ लश्कर के साथ मैदान में पहुंचे थे, जहां एक पिकअप वैन से 2-3 घोड़ों को नीचे उतारा गया। फिर छोटे सरकार एक घोड़े को निहारने लगे और खुद भी घुड़सवारी देखने लगे। इस दौरान उनकी सुरक्षा में 3 से 4 बंदूकधारी भी वहां नजर आए, जो वहां मौजूद भीड़ को कंट्रोल करते दिखे। बताया जा रहा है कि ये सभी घोड़े अनंत सिंह के हैं, जिसके साथ वो घुड़सवारी की प्रैक्टिस करने मैदान में आते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली। इससे पहले वो इन्हीं घोड़ों के साथ सोनपुर मेला भी जा चुके हैं और मेले की रौनक बढ़ा चुके हैं। लेकिन इस बार जो फिल्मी अंदाज उनका दिखा, उसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र के परभणी में कथित तौर पर संविधान के अपमान को लेकर हिंसा भड़क गई। एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया और पुलिस बल को भी तैनात किया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास संविधान की किताब को उठाकर नीचे रखने का आरोप है। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों में नाराजगी और इलाके के लोग सड़क पर उतर आए। गुस्साए लोगों ने इलाके में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल भेजा गया। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पथराव किया। महाराष्ट्र के परभणी में अज्ञात व्यक्ति पर संविधान के अपमान का आरोप है। आंदोलनकारियों की मांग है कि संविधान का अपमान करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए।
इलाके में एहतियात के तौर पर इंटरनेट बंद किया गया है। साथ ही BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन पूरा रोड पे है, हम पूरे कार्रवाई पे कंट्रोल में स्थिति है। जहाँ तक है कि हमने एडिशनल पुलिस बंदोबस्त SRPF भी हमने मंगाया है। तो इसके ऊपर मैं सबके आपके माध्यम से सबको अपील करता हूँ कि आप शांतता सुव्यवस्था बनाए रखें। कलाकार मोहन बाबू एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। एक्टर के अपने छोटे बेटे मांचू मनोज से विवाद को कवर करने पहुंचे मीडियाकर्मी पर ही मोहन बाबू ने हमला कर दिया और इस हमले की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें मोहन बाबू एक मीडियाकर्मी का माइक छीनते हैं और उस रिपोर्टर पर हमला शुरू कर देते हैं और एक के बाद एक कई हमले करते हैं। इस हमले में पत्रकार बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इतना ही नहीं, मोहन बाबू पर पत्रकारों को बंदूक दिखाकर धमकाने का भी आरोप है। दरअसल मोहन बाबू और उनके छोटे बेटे मांचू मनोज के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। मांचू मनोज समर्थकों के साथ एक्टर के घर पर पहुंचते हैं और घर में घुसने का प्रयास करते हैं और जबरन घर का गेट खोलकर जय श्री राम का नारा लगाते हुए घर में घुस जाते हैं। और अलग अलग मीडिया हाउस के पत्रकार इसे कवर करने पहुंचे थे। इस पूरे मामले के दौरान मोहन बाबू घर से निकलते हैं और एक पत्रकार का माइक छीन लेते हैं और हमला कर देते हैं। फिलहाल पुलिस ने मोहन बाबू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मोहन बाबू मांचू ने अपने बेटे मनोज मांचू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मनोज मांचू ने अपने पिता के लगाए हुए सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ इस बार बेहद खास होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर चीज के लिए खास तैयारियां कर रही है। श्रद्धालुओं के लिए मेला क्षेत्र में AI हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल लगभग तैयार है। 100 बेड के 2 सेंट्रल हॉस्पिटल और अलग अलग सेक्टर में 20 बेड के हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। हॉस्पिटल में मिलिट्री, मेदांता और एम्स के डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देंगे। परेड मैदान में बने सेंट्रल हॉस्पिटल के 20 बेड तो आर्मी के डॉक्टर्स ही चलाएंगे। इस अस्पताल में बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की भाषा को देखते हुए AI मैसेजिंग फ्लो तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसमें खास बात यह और ICU में हमारे है कि मरीज जिस लैंग्वेज से बात करना चाह रहा उस लैंग्वेज में हमारे लैंग्वेज कन्वर्टर है। एक संजीवनी ऐप द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर इस बार योगी सरकार ने खास तैयारियां की हैं। इस बार महाकुंभ की सुरक्षा की कमान संभालेंगे अग्निवीर सरताज, चेतक और बादल जैसे बाहुबली। लेकिन सवाल यह है कि सरताज से किसी को ऐतराज तो नहीं होगा। दरअसल महाकुंभ की सुरक्षा में इस बार अश्वशक्ति को भी शामिल किया जाएगा। सुरक्षा की कमान अग्निवीर और सरताज जैसे ट्रेंड घोड़े भी संभालेंगे। महाकुंभ के लिए मुरादाबाद की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकेडमी में 15 घोड़ों को ट्रेन किया जा रहा है, जो हर तरीके की स्थिति से निपटने में माहिर होंगे। यही सुपर ट्रेंड घोड़े महाकुंभ में सुरक्षा की कमान संभालेंगे। इनको पूरी तरीके से ट्रेंड किया गया है और ट्रेंड करने के साथ ही देख सकते हैं आप कि पूरी तरीके से सिक्योरिटी इनके साथ में है। ये बताएं, आप लोग ट्रेंड करते हैं? जी सर। किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है इनको? इन घोड़ों को सर पूरी तरीके से ट्रेन कराया जाता है। अनट्रेंड ये आते हैं, यहाँ पूरा बैठना, चलना, सब चीज़ सिखाया जाता है। भीड़ भाड़ में चलना, किसी चीज़ से डरे नहीं, सब चीज़। महाकुंभ में कुल 130 घोड़े तैनात होंगे, जिसमें 15 घोड़े मुरादाबाद से जाएंगे। पुलिस अकेडमी के अश्वरोही दल में शामिल इन घोड़ों के नाम भी रखे गए हैं। इनमें सरताज, नगीना, चेतक, अग्निवीर, बादल, फरिश्ता और प्रबल कुछ खास नाम हैं। ये वो घोड़े हैं जो कुंभ में बाकी घोड़ों के साथ मिलकर सुरक्षा की कमान संभालेंगे। ये घोड़े अपने घुड़सवार पुलिसकर्मी के साथ महाकुंभ की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। सुरक्षा कर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर ये मेला क्षेत्र में निगरानी रखेंगे और इसीलिए इन्हें खास ट्रेनिंग दी गई है। एक तरफ जहां महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर साधु संतों को ऐतराज है, वहीं दूसरी तरफ सरताज नाम का घोड़ा महाकुंभ में सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा है। महाकुंभ में मुसलमान घुड़सवारों को लेकर संतों का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनना चाहिए। हमने पहले भी कहा था, हमें किसी भी गैर हिंदू से कोई विवाद नहीं है। हमारा विवाद खाली इतना है, जो यहाँ की दुकानें होंगी, जो कमर्शियल दुकानें दी जाएंगी, जैसे चाय की दुकानें, खाने की दुकानें, परचून की दुकानें, फल फूलों की दुकान है, ये इनको ना दी जाए। और हमने कभी भी किसी मुसलमान भाई का विरोध नहीं किया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पैदल यात्रा धर्म की यात्रा नहीं है।
और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के परमहंसी गंगा आश्रम में पहुंचे ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस यात्रा की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। धीरेन्द्र शास्त्री की पैदल यात्रा में लगे नारे जात पात की करो विदाई, हम सब लोग हिंदू भाई पर पलटवार किया। खुद ही का भाई अलग हो गया, कह रहे थे कि हम सब हिंदू भाई भाई। उनका जो स्वयं का सहोदर भ्राता था, एक माँ से उत्पन्न भ्राता, उसी ने घोषणा कर दी कि मैं अलग हो रहा हूँ उनसे। कोर्ट में मैंने लिख करके दे दिया है, क्या दूसरे को क्या जोड़ेंगे। इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को धर्म यात्रा मानने से ही इनकार कर दिया। बाकी कोई भी यात्रा हो सकती है, लेकिन वो धर्म की यात्रा नहीं कही जा सकती है, विशेष करके सनातन धर्म, क्योंकि सनातन धर्म में जाति महात्म्य रखती है। हमारे यहाँ हम लोग ये मानते हैं कि सनातन धर्म हमारा एक बहुत बड़ा खेत है और जातियाँ उसकी क्यारियाँ हैं। बांग्लादेश में अब इस्कॉन का भक्त होना सबसे बड़ा अपराध हो गया है। पीड़ित हिंदू अपनी जान बचाने के लिए भारत आने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही नाकाम कोशिश की है इस्कॉन की एक नाबालिग भक्त ने। क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित हिंदू अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेना चाहते हैं। बांग्लादेश की इस नाबालिग हिंदू बच्ची ने भी कट्टरपंथियों जल्लादों से बचने के लिए भारत में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन बॉर्डर पर इसे बीएसएफ ने पकड़ लिया। बीएसएफ अधिकारियों ने इस नाबालिग लड़की को पकड़कर चोपड़ा थाने पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद जलपाईगुड़ी से बच्ची के रिश्तेदारों को बुलाया गया। हमार सम्पर्क ओई नातिन होबे, तो आमी आमार फोन नाम्बार ओरा जाने, सेजন্য আমি এখানে আসছি, তো ওনাকে দেখা করার জন্য। তো ওরা তো ওইদিকে ও আমাদের ইসকনের ভক্ত বলে টর্চারিং করেছে, তারপর ওকে কিডন্যাপ করবে এই ভয়ে তো ও আসছে, সেজন্য আমার ফোন নাম্বার ওরা নিয়েছিল, সেজন্য আমি আসছি দেখা করতে। नाबालिग लड़की बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले की रहने वाली है। लड़की का परिवार इस्कॉन का भक्त है और यही उनका अपराध है। कट्टरपंथी लड़की को बार बार घर से किडनैप करने की धमकी दे रहे थे, जिसके बाद इसके परिवार ने भारत में रिश्तेदार के घर भेजना ही मुनासिब समझा। फिलहाल बांग्लादेशी हिंदू लड़की को जिला शिशु कल्याण समिति के माध्यम से होम भेजा गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस घटना से एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार का सच उजागर हो गया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जल्लादों के जुल्म की गवाही वहां से आ रही तस्वीरें दे रही हैं और अब तो तानाशाह यूनुस ने खुद हिंदुओं पर जुल्म की बात भी कबूल कर ली। जब भारत ने यूनुस की गर्दन पकड़ी तो सारा सच सामने आ गया। दरअसल मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालते ही हिंदुओं पर हमले होने लगे, हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक यानी हिंदू होना गुनाह हो गया। हिंदुओं पर इतने जुल्म हुए कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, लेकिन ढीठ बांग्लादेश अब तक चुप रहा। जब भारत ने कड़ा एतराज जताया, तब जाकर यूनुस सरकार सच बोलने को मजबूर हुई। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम के मुताबिक 5 अगस्त के बाद से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 88 घटनाएं हुई। शेख हसीना को हटाए जाने के बाद अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े। हिंसा की घटनाओं में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश गए थे और उन्होंने वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कड़ा एतराज जताया, जिसके बाद बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने हिंदुओं पर अत्याचार की बात कबूल की। तानाशाह यूनुस के इस कबूलनामे के बाद इस बात पर भी मुहर लग चुकी है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू खतरे में हैं। संभल को सुलगाने की साजिश इस बार सोशल मीडिया हैंडल से हो रही है। शरारती तत्व अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें संभल फाइल का जिक्र है। कुछ ऐसा ही पोस्ट वॉइस ऑफ ह्यूमंस नाम के अकाउंट से किया गया, जिसमें कुछ सेकंड के विजुअल अपलोड किए गए हैं। इस वीडियो के जरिए भड़काने की कोशिश करते हुए लिखा गया है, कश्मीर फाइल नहीं देखी लेकिन संभल फाइल लाइव देखी है। एक और फर्जी आईडी से वकील विष्णु शंकर जैन की तस्वीर पोस्ट की गई, जिसमें मुस्लिमों को भड़काने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब इन सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस की भी नजर है और इन भड़काऊ पोस्ट करने वालों की पहचान की जा रही है। उन्हें धमकी के अंदाज में लिखा है कि मुसलमानों इसे पहचान लो, यही जामा मस्जिद मामले के दंगे का मास्टर माइंड है। फिलहाल जो है संभल की साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने दोनों आरोपों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। संभल की जामा मस्जिद विवाद में जिस तरह भड़काऊ टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है वो बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि इसी तरह के भड़काऊ पोस्ट से संभल पहले भी सुलग चुका है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर दूसरे दिन भी गरजा। पुराने शहर में सरकारी जमीन और नालों पर कब्जा कर बनाए गए कई अवैध निर्माणों को आज ध्वस्त कर दिया गया, जिसके लिए कई बुलडोजर मंगवाए गए और उनकी मदद से एक एक कर अवैध निर्माणों को गिरा दिया गया। इसके लिए इलाके के तहसीलदार अतुल सेन सिंह के साथ ही भारी संख्या में पुलिस वाले वहां मौजूद रहे।
इसी बीच लोगों ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के एक नेता की नाले पर कब्जा कर बनाई गई अवैध दुकानें नहीं तोड़ी गई और ये आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा कर दिया और बुलडोजर कार्रवाई को रोक दिया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ जुट गई। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे लोगों को वहां से दूर हटा दिया। लोगों को वहां से दूर हटाने के बाद बुलडोजर फिर एक्शन में आ गया। भारी पुलिस बल मौजूद है और शांति व्यवस्था बनी हुई है। कल भी हम लोगों ने पूरी कार्रवाई शांतिपूर्वक तरीके से की थी और लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं क्योंकि ये जन समस्या है और उस रोड पे बहुत जाम लगता था। एक दिन पहले भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कई दुकानों को गिरा दिया था। राजस्थान के दौसा में जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है। करीब 50 घंटे से 150 फीट गहरे बोरवेल में फंसे आर्यन को निकालने का मिशन जारी है। ऑपरेशन में लगी 10 जेसीबी और दूसरी मशीनों की खुदाई का भी खास असर नहीं हुआ, तो अब हाईटेक मशीनों से सुरंग बनाई जा रही है। आर्यन को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। आर्यन को बचाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। आर्यन इस बोरवेल में फंसा था लेकिन अभी तक निकल नहीं पाया है। लगातार कोशिशें की जा रही है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तरफ से। लगातार रात भर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चलाया गया है, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं की गई है। आर्यन को बोरवेल में फंसे 3 दिन हो गए, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता नहीं मिली। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि आर्यन का कल से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। आर्यन अचेत अवस्था में बोरवेल के अंदर फंसा हुआ है। रेस्क्यू के दौरान उस वक्त दिक्कत आ गई जब एक मशीन खराब हो गई। हालांकि फौरन दूसरी मशीन मंगवाई गई। जल्द ही दूसरी मशीन से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। रेस्क्यू के साथ साथ आर्यन के लिए दुआएं भी की जा रही है। बचाव कर्मी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि आर्यन को सही सलामत बाहर निकाला जाए। मध्य प्रदेश के कटनी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्चों के खेल खेल में चारपाई पर सो रहे एक मासूम जलकर खाक हो गए। रोता बिलखता ये बाप, जिसके दर्द और आंसुओं की कोई इंतहा ही नहीं है। तन में कपड़ा नहीं था फिर भी मैं ऐसे जल गया। मेरी बच्ची कैसे जली होगी इसका। ये वो बदनसीब पिता है जिसके सामने उसकी मासूम बच्ची जलकर राख हो गई और ये कुछ नहीं कर सका। मेरी बच्ची चली गई। और राख के ढेर पर बिलखता ये बाप उस खौफनाक मंजर की दास्तान बयान कर रहा है। नवजात बच्ची को मालिश के बाद उसकी मां ने धूप में चारपाई पर लिटा दिया। तभी वहां खेल रहे छोटे बच्चों ने चूल्हे के पास रखी माचिस की डिब्बी उठा ली और खेल खेल में भूसे के ढेर पर माचिस की तीली जलाकर फेंक दी। मालिश करके बिट्टू को यहाँ लिटाई थी पलंग में, उस साइड चली गई थी काम करने, पैरा समेटने। जैसे बच्चों की आवाज सुनी वैसी मैं दौड़ते आई हूँ सड़ बचाने के लिए, तो भी नहीं बचा पाई। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी जद में बच्ची की चारपाई भी आ गई और फिर चंद ही मिनटों में सब कुछ जलकर राख हो गया। अब इसे लापरवाही कहें या बदनसीबी, लेकिन आज इस बदनसीब पिता के पास आंसुओं और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में काला जादू का एक मामला सामने आया है। एक घर के आंगन में कुछ अजीबोगरीब वस्तुएं रखी गईं, जिसके बाद हंगामा हो गया। मामला सीपत क्षेत्र के ग्राम देवरी का है। यहाँ एक ग्रामीण वृंदा केवंट के घर के आंगन में अजीबोगरीब वस्तुएं पाई गई है। किसी ने बंधन में रंगे नींबू, मिर्च और मरी हुई काली मुर्गी के नीचे एक धमकी भरी चिट्ठी छोड़ दी है। चिट्ठी में घर में रह रही एक लड़की को लेकर गंभीर चेतावनी दी गई है। लिखा गया है कि लड़की की उपस्थिति में घर में ग्रह बाधा होगी और उसे घर में रखने पर उसकी मौत हो सकती है। पीड़ित वृंदा ने इस मामले की शिकायत सीपत थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए गांव के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। जांच में कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर भी सामने आए हैं, जिनके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली सरकार को प्रदूषण से निपटने में भले ही मौसम ने मदद कर दी गई हो, तेज हवा चल गई, बारिश हो गई, लेकिन कमाई में नंबर 1 बन गई है दिल्ली सरकार। प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार का खजाना भर गया है। दरअसल प्रदूषण से निपटने के लिए राजधानी में ग्रैब 4 लागू किया गया था। इस दौरान यातायात को लेकर सख्त पाबंदियां भी लगाई गई थी। 15 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक ग्रैब 4 के दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 2,66,000 गाड़ियों के चालान किए। दिल्ली में हाल ही में ग्रैब 4 हटाया गया है, लेकिन ये ग्रैब 4 दिल्ली सरकार के खजाने को भर गया। जब से ग्रैब लागू हुआ 15 अक्टूबर से लेकर 9 दिसंबर तक, इस अवधि में हम लोगों ने 266 करोड़ जो आपने संख्या कही, अगर धनराशि के उसमें देखा जाए तो 2,66,000 से ज़्यादा वाहनों का हमने चालान किया है।
जो कि पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ज़्यादा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी के मुताबिक महज 50 दिनों की अवधि में 2,66,000 गाड़ियों के चालान किए गए। गाड़ियों के चालान से सरकारी खजाने को 266 करोड़ की कमाई। ग्रैप 3 और ग्रैप 4 में कई तरह की पाबंदियां थीं। प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर खास फोकस रखा गया। पोल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर चालान काटे गए। हर साल सर्दी की शुरुआत से ही दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसे में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं, जो AQI की स्थिति को देखते हुए उसे 4 स्टेज में लागू किया जाता है और इस दौरान सख्त पाबंदियां रहती हैं। वैध प्रदूषण नियंत्रण PUC सर्टिफिकेट न होने पर वाहन चालकों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। भारतीय नौसेना ने आज अपने 8 योद्धाओं को विदाई दे दी। नौसेना के इन खास योद्धाओं ने 22 सालों तक अपनी सेवाएं दी हैं। INS गरुड़ में आयोजित एक डी इंडक्शन समारोह के दौरान नेवी ने 8 सर्चर MK2 ड्रोन को अलविदा कहा। इस दौरान नेवी के कई अधिकारी मौजूद रहे। ड्रोन्स ने नौसेना के बेड़े में 22 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं, इसलिए इन्हें एक यादगार फेयरवेल दिया गया। अपने समय में ये सबसे बेहतरीन और एडवांस जासूसी ड्रोन थे। एक तरह से MK2 ड्रोन्स के जरिए ही भारतीय नौसेना में UAV युग की शुरुआत हुई। नौसेना के ये ड्रोन समुद्री टोही और निगरानी में अहम भूमिका निभा चुके हैं। इनकी सेवाओं को नौसेना में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की शुरुआत माना जाता है, जिसने भारत के समुद्री इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। लेकिन 22 साल के बाद आज नेवी के ये महायोद्धा रिटायर हो गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो शादी करवा कर लूट को अंजाम देते थे। ये गिरोह परिवार बसाने का सपना दिखाता था और फिर लोगों को फंसाकर लूट करता था और असली शादी कराता था। ऐसी ही एक फर्जी शादी का वीडियो भी सामने आया, जिसमें दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी की रस्में निभाते हैं। दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है। एक दूजे के लिए होने का पूरा ड्रामा किया जाता है, लेकिन असली दिखाने वाली इस शादी के पीछे एक साजिश होती है। पीड़ित दुल्हन को विदा कराकर ट्रेन से राजस्थान ले जाने के लिए स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वो बहाना बनाकर फुर हो जाती है और पीड़ित दूल्हे को 1 लाख रुपए से ज्यादा का चूना लगा जाती है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड सुमेर सिंह बताया जा रहा है, जो राजस्थान के उन लोगों को फंसाता है जो शादी करना चाहते हैं। सुमेर ने राजस्थान निवासी घनश्याम को वाराणसी में लड़की दिखाने के बहाने बुलाया और उसे अपने जाल में फंसा लिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने गिरोह को पकड़ लिया। 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। ये अपने आपस में रिश्तेदार बता करके शादी का झांसा दे करके लोगों से पैसा ऐंठ लिया करते थे। फर्जी शादी का मिशन पूरा होने के बाद गिरोह के सदस्य आपस में पैसे बांट लेते थे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अजीबोगरीब चोरी की घटना सामने आई। यहाँ चोरी के दौरान जब बदमाशों को कीमती सामान हाथ नहीं लगा तो दीवार पर लिपस्टिक से गालियां ही लिख गए और पूरे घर का सामान बिखेर दिया। बेडरूम से लेकर किचन तक सारा सामान फैला हुआ है और दीवार पर गंदी गंदी गालियां लिखी हुई हैं, जिसे मिटा दिया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि किसी ने दुश्मनी निकाली है। उनने दीवारों पे लिपस्टिक से लिखा पढ़ी की गालियां लिखी हैं और नाम लिखे हैं। मेरा खुद का नाम लिखा है, उसमें छोटे भाई का नाम की स्पेलिंग लिखी है, ML तीनों भाइयों के नाम की स्पेलिंग लिखी है। शिकायत के बाद बदमाशों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन की बात कह रही है, लेकिन जिस तरह से इस घर में चोरी हुई है उससे ये मामला फिलहाल चर्चा में जरूर है, क्योंकि दीवारों पर गालियां लिखने का ऐसा पहला मामला सामने आया है। दरअसल ग्वालियर के माहौर मोहल्ले में रहने वाले महेश अपने परिवार के साथ हरियाणा के पानीपत में सत्संग के लिए गए थे। जब वो घर वापस लौटे तो घर की हालत देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ताला टूटा हुआ था और घर का पूरा सामान फैला हुआ था। ऐसे में इसके पीछे आपसी दुश्मनी की भी आशंका जाहिर की जा रही है। इस कड़ाके की ठंड में बब्बर शेर की दहाड़ भी शांत पड़ चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश के ग्वालियर चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बाघ, शेर और तेंदुआ जैसे बड़े जानवरों को घर में रखने के लिए हीटर की व्यवस्था की गई है और इनके बाड़ों में हीटर के साथ बल्ब और पर्दे भी लगाए गए हैं। बाघ और शेर के बाड़े में तापमान जांचने और उसे बनाए रखने के लिए थर्मोमीटर भी लगाया गया है, जिसमें जानवरों का ख्याल रखा जा सके। पिछले 2 से 3 दिनों से जारी शीतलहर को देखते हुए पूरी व्यवस्था की गई है। बड़े जानवरों के अलावा बाकी पशु पक्षियों के खाने में भी बदलाव किया गया है। पक्षियों को लहसुन, मेथी और अंकुरित अनाज खिलाया जा रहा है, जबकि बाघ और शेर को मांस का टुकड़ा परोसा जाता है। तो दूसरी तरफ खुद को ठंड से बचाने के लिए जानवर धूप सेकते भी नजर आए। चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने बताया कि इन्हें दिन के समय बाड़े से निकाला जाता है और खुले आसमान के नीचे बिठाया जाता है, ताकि कड़ाके की ठंड से इन्हें बचाया जा सके।
लेकिन रात के वक्त इन जानवरों को ठंड से बचाने के लिए पिंजरे में ही टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीटर और बल्ब की व्यवस्था की गई है। राजस्थान के कई इलाकों में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कुछ इलाकों में तो कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जबकि इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान माइनस में चला गया। सीकर के फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर न्यूनतम तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया। इस सीजन में पहली बार पारा माइनस में गया। पार्क में घूमने आए थे तो यहाँ पे भी पेड़ पौधों पे बर्फ जमी हुई है। आज बहुत सबसे ज्यादा सर्दी आज ही है। हालांकि कश्मीर और लद्दाख घाटी में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कई जगहों पर तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है, तो वहीं सोनमर्ग में एक बार फिर से भीषण बर्फबारी शुरू हो गई। और श्रीनगर समेत ज्यादातर इलाकों में सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई है। श्रीनगर में मौसम का सबसे कम तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है, जबकि सोनमर्ग श्रीनगर की सबसे ठंडी जगह रही है, जहां तापमान 0 से 8.4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। डल लेक में धुंध छाई हुई है, पूरी तरह से ये धुंध जो है देखने को मिल रही है और पहाड़ों से चल रही ठंडी हवाएं जो हैं वो पूरे कश्मीर और लद्दाख घाटी को एकदम ठंडा कर रही है। तो वहीं अगर लद्दाख घाटी की बात करें तो वहां कश्मीर से ज्यादा ठंड दर्ज की गई। यहां लेह में तापमान -10 के नीचे पहुंच गया। तो जोजिला भारत में सबसे ठंडे इलाकों में रहा, जहां तापमान -19 से नीचे रहा। और अगर मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में कश्मीर और लद्दाख घाटी में तापमान और नीचे गिर सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ओर बढ़ रही है, जिसके कारण फिर से एक बार भीषण बर्फबारी देखने को मिलेगी पहाड़ी इलाकों में। भारतीय सिनेमा जगत के ग्रेट शोमैन राज कपूर की 100वीं जयंती का जश्न जबरदस्त होने वाला है और इसी सिलसिले में कपूर परिवार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें न्योता दिया। दरअसल 14 दिसंबर को राज कपूर की बर्थ एनिवर्सरी है और इस मौके पर कपूर फैमिली ने 14 दिसंबर को RK फिल्म फेस्टिवल रखा है। मेरा तो हमेशा ड्रीम रहा है कि मैं उनके साथ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनके बगल में बैठ के कुछ शब्द बोलूँ। ये तो हमेशा मेरे मन में था कि एक बार ऐसे होना है लाइफ में। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे दादाजी के 100th बर्थडे पर ये मौका मिला मुझे उनके साथ एक कमरे में बैठ कर के हमारे पूरी फैमिली के साथ उनके आसपास बैठना। आई थिंक उनकी जो एनर्जी है एक पीसफुल सा, एक पॉजिटिव एनर्जी रहा है एंड ही ट्रूली इज़ अ ग्लोबल लीडर।